तो अगर मैं कहता हूँ कि यार ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इनमें से अगर ऊपर वाला जल्दी में है, यानी ऊपर वाले को एजेंट ने आगे फोर्स लगा रखा है, तो यहाँ एक रिलेटिव मोशन टेंडेंसी है, तो ऊपर वाले को पीछे की तरफ और नीचे वाले को आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो रिलेटिव मोशन नहीं होने देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चलें, तो उनको साथ चलाने के लिए जो फोर्स लगने वाला है उसी को मैं क्या कह रहा हूं, फ्रिक्शन। सोचो यार, अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक पे आगे फोर्स लगाऊं, ऊपर वाले पे कोई फोर्स ना लगाऊं, तब क्या होगा? नीचे वाला जल्दी में है और ऊपर वाला रुका रहना चाहता है, तो कौन जल्दी में है? नीचे वाली बॉडी। यानी अब फिर से रिलेटिव मोशन टेंडेंसी है, तो किसको कहां फ्रिक्शन लगेगा? नीचे वाले को पीछे लगेगा और ऊपर वाले को आगे लगेगा। तो जो रुके रहना चाहता है या कम जल्दी में है उसका नुकसान होता है, और वो जल्दी में है उसका फायदा होता है। यही बात हम लोगों ने धागे के वक्त टेंशन में करी थी, यही बात नॉर्मल एक्शन में करी थी। ये तीनों ही इंटरेक्शन वाले फोर्स तभी लगते हैं जब कोई एक जल्दी में हो। जब बॉडी से बॉडी टच बना के जल्दी में होते हैं तो नॉर्मल एक्शन लगता है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से धागे में कनेक्टेड है और आगे वाला जल्दी में हो तो टेंशन लगता है, और जब सरफेस के जरिए टच में है तब फ्रिक्शन लगता है। तो एक फैक्ट तो यह है कि जब कोई एक जल्दी में होता है तब ये फोर्स लगता है। सन भी सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक। तो यार फ्रिक्शन का क्या कारण है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो यार जो ओल्डर थ्योरी है उसमें यह माना जाता है कि जितनी भी बॉडीज हमें परफेक्ट स्मूथ नजर आ रही हैं, अगर उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो उनके अंदर कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं। ऐसे इम्परफेक्शन होते हैं। सोचो मैं, ये जमीन है और ये एक ब्लॉक है, मैं जमीन के मुकाबले ऊपर वाले ब्लॉक को आगे चलाने का प्रयास करूं। अच्छा बताओ, जहां जहां कांटेक्ट है वहां वहां कांटेक्ट फोर्स के तौर पे नॉर्मल एक्शन लगता होगा कि नहीं? जहां जहां कांटेक्ट है वहां वहां कांटेक्ट फोर्स जरूर लगता होगा। और इन सारे कांटेक्ट फोर्स का नेट कहां आता होगा? अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है तो इन सारे कांटेक्ट फोर्स का नेट कहां आता होगा? ऊपर आता होगा। ये हम गारंटी से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि m मास का ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे है, तो नॉर्मल एक्शन कहां आएगा? ऊपर। तो ये सारे वेक्टर लगे तो जगह जगह है, लेकिन हम उन सबको हटा के क्या दिखा देते हैं? एक नॉर्मल एक्शन। और हम गारंटी से कह देते हैं कि क्योंकि बॉडी रुकी है, mg नीचे है, तो नॉर्मल ऊपर होगा। नहीं, लेकिन सही माने में ये नॉर्मल एक्शन इतने सारे जगह जगह जो कांटेक्ट है उनका नतीजा होता है। जब हम किसी बॉडी को आगे खींचने लगते हैं तो जो इस तरफ टिल्टेड फोर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, और जो इस तरफ वाले टिल्टेड फोर्स है, राइट साइड वाले टिल्टेड फोर्स है, वो वीक हो जाते हैं। तो अब इसका नतीजा क्या आएगा? अब इसका नतीजा आएगा एक फोर्स नॉर्मल ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट कहां आएगा? पीछे आएगा। यानी देखा जाए तो इन जगह जगह जो नॉर्मल एक्शन लगे हैं उन सारे नॉर्मल एक्शन का एक कंपोनेंट कहां आया है? ऊपर, जिसका नाम हमने नॉर्मल एक्शन रख दिया है। और उन्हीं नॉर्मल एक्शन का एक कंपोनेंट कहां आएगा? पीछे, जिसका नाम हमने क्या रख दिया है? फ्रिक्शन। तो सही माने बारीक लेवल पे देखा जाए तो है सब एक ही। हमने अलोंग द सरफेस उसका नाम क्या दे दिया है? फ्रिक्शन। और इन सारे का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का नाम क्या दे दिया है? नॉर्मल एक्शन। खैर, तो यार क्या ये फ्रिक्शन तभी लगेगा जब कोई एजेंट इसको चलाने का प्रयास करेगा, यानी जमीन के मुकाबले रिलेटिव मोशन क्रिएट करने का प्रयास करेगा। तो ओल्डर थ्योरी यही है कि यार ऐसे चीजों को समझा जाता था, है ना। ये ओल्डर थ्योरी में हम लोग क्या मानते थे? imperfections of two surfaces in contact, यानी यार फ्रिक्शन लगने का मेन कारण ये इम्परफेक्शंस इनका है। अगर ये बहुत परफेक्ट शेप के हों, एकदम परफेक्ट स्मूथ, तो दो बॉडी में जितने भी नॉर्मल लगेंगे ऊपर लगेंगे, तब उस केस में
जो n आएगा वो हमेशा ऊपर आएगा। अगर इम्परफेक्शन ना होते तो ये पीछे वाला फोर्स क्रिएट नहीं होता, ऐसा माना गया है। बट ऐसा देखा जाता है कि ये पुरानी वाली थ्योरी हर बात को एक्सप्लेन कर नहीं पाती है। मतलब लॉजिक ये है कि अगर हम बॉडीज को स्मूथ करने चलें तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगता है? तो ऐसा देखा जाता है हम किसी बॉडी को स्मूथ और स्मूथ करते चले जाएं तो फ्रिक्शन एक हद तक कम होता है, लेकिन हद से ज़्यादा स्मूथ कर दो तो फ्रिक्शन फिर से बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ और भी चीज़ है। फंडामेंटल लेवल पे सबको पता है कि फ्रिक्शन का कॉज फंडामेंटल लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो कहीं ना कहीं इस सरफेस और इस सरफेस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एक एडहेसिव फोर्स जैसा फोर्स लगाते हैं और वही फोर्स फ्रिक्शन का कारण है। तो मॉडर्न थ्योरी में हम क्या मानते हैं? एडहेसिव फोर्स, ये ऑब्वियसली ये एडहेसिव फोर्स मैंने ऊपर ही ऊपर नाम दिया है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। यानी यार ये दो सरफेसेस के मॉलिक्यूल, इस सरफेस के सारे मॉलिक्यूल और इस सरफेस के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं तो ये अट्रैक्शन फोर्स कुछ इस तरह का हो जाता है, जिसका एक कंपोनेंट पीछे आएगा, है ना, इस तरह से। तो ये सारे मॉलिक्यूल नीचे वाले ऊपर वाले को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उस चक्कर में फ्रिक्शन लगता है। सोचो दो कांच की चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिसलाया जाए तो क्या वो ईजिली खिसक जाता है? नहीं, उसमें भी फ्रिक्शन होता है, जबकि वो बहुत स्मूथ है। अगर कांच को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा जाएगा तो बहुत स्मूथ नजर आएगा, लेकिन उसके बाद भी फ्रिक्शन होता है। तो उसमें फिर एक्सप्लेनेशन ये होता है कि ठीक है इम्परफेक्शन कम हो गए, लेकिन जो नंबर ऑफ टच मॉलिक्यूल हैं, देखो यहां अगर मैं इम्परफेक्शन में बात करूं तो टच पॉइंट बहुत कम है, ये है, ये है, ये है, बीच बीच में ऐसी जगह है जहां पे टच है ही नहीं। लेकिन अगर परफेक्ट स्मूथ कर दोगे तो टच पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाएंगे, तो अपोजिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि यार एकदम स्मूथ करना भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन है, मतलब इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। बॉडीज के बीच में मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो फ्रिक्शन आना ही आना है। बात क्लियर है? तो बात भी ठीक है, कोई भी कारण हो फ्रिक्शन का, उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं? ये तो ठीक है, कॉज हो गया। फ्रिक्शन को कैसे खत्म किया जाता है? कैसे खत्म करते हैं? हाँ, खत्म तो नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस जरूर कर देते हैं। क्या करते हैं उसके लिए? हाँ, पाउडरिंग। तुमने अगर कभी कैरम बोर्ड खेला है तो कैरम खेलते समय हम पाउडर डाल देते हैं, तो वो पाउडर आपस में फिसलता है, गोटी के नीचे भी पाउडर, कैरम के ऊपर भी पाउडर, तो पाउडर में सारा खेल होता है। तो उस केस में फ्रिक्शन का असर और मुझे लगता है कि जैसे उनको जैसे भाला आला फेंकने वालों की बात कर रहे हो या फिर डंबल उठाने वालों की? हाँ यार सही बात है, उससे तो और फिसल जाएगा। मुझे लगता है भाला आला फेंकने वाले इसलिए करते हो कि हाथ चिपके नहीं, और उनका भी शायद यही रहता होगा कि उससे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल बना रहता होगा। पाउडर से कम हो जाता है, पाउडर से स्वेट नहीं होगा ना, फिर से स्वेट बचाने के लिए। हाँ ये बात भी सही है, वहाँ पे उल्टा काम कर रहा है पाउडर। देखो यार वहाँ पे एक्चुअली पहली बात तो ये है कि दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं रही हैं, है ना। हाथ और डंबल का तो रॉड तो है ना सर? रॉड है लेकिन फिसलाने का प्रयास नहीं है ना भाई। वहाँ क्या क्या मकसद क्या है कि स्वेट, अभी तुम यार कैरम में स्वेट डालोगे तो क्या होगा? स्वेट भी फ्रिक्शन कम करेगा, लेकिन कैरम खराब हो जाएगा। स्वेट के मुकाबले पाउडर भी फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, पाउडर भी फ्रिक्शन कम करेगा, लेकिन उससे कम से कम कैरम खराब
नहीं होगा। तो वहां भी उनके पास है कि यार ज्यादा फ्रिक्शन कम फ्रिक्शन में से चूज करना है, तो शायद ऐसा कारण होता होगा। मैंने इस बारे में अभी तुम्हारे मुंह से सुना है, ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आया नहीं। तो मेरा यही मानना है कि स्वेट और पाउडर के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वो स्वेट को कम कर देता होगा, तो जितना फ्रिक्शन पाउडर से मिल सकता है उससे ज्यादा उससे मिल जाता होगा, तो उसका बचाव हो जाता होगा मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये सब, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई गेम खेला नहीं है क्रिकेट के अलावा, और उसमें भी अपने कस्बे लेवल तक खेला है। पाउडरिंग और क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीजिंग कर देते हैं, और क्या करते हैं, और कुछ नहीं करते। हाँ, बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग नाम सुना है? हाँ, कि यहाँ शाफ्ट है और अगला वाला एक रिंग बनाया है, यहाँ शाफ्ट है, तो इसको घूमना आसान हो जाता है बॉल बेयरिंग की मदद से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक समय आया था लोग बच्चे स्पिनर से बहुत खेलते थे, उस समय अब थोड़ा कम हुआ है शायद। तो फ्रिक्शन क्या है, क्यों है, और कैसे दूर कर सकते हैं, अभी हमने ये बात करी है। काफी थ्योरेटिकल बात है, बट थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। नोट करते जाएं। तो फ्रिक्शन कितने तरह के हम लोगों को पढ़ना है? एक हम लोग पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक पढ़ना है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो बॉडीज में टेंडेंसी तो है रिलेटिव मोशन की, बट रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है। नहीं, उस दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम क्या होगा, है ना? यानी जैसे मैं कहूं कि मैं इस टेबल को खिसकाना चाहता हूं, तो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया 5-6 न्यूटन का, तो क्या टेबल चल पड़ी? नहीं। तो अभी इस समय टेबल पे जो जमीन ने फ्रिक्शन दिया होगा वो कैसा है, स्टैटिक। और मैंने अभी फोर्स बढ़ा दिया, तो अभी क्या हो गया, काइनेटिक। अब मेरे कोशिश से चल भी रही है, पहले कोशिश कर रहा था मगर चल नहीं रहा था। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना, अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन अपने मन से नहीं लगता है। टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन लगेगा। अभी मैं कह रहा हूं मैं 5 न्यूटन आगे लगा रहा हूं और बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब गारंटीड है कि पीछे कितना लग रहा होगा, 5 न्यूटन। और उस फ्रिक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा मैंने कहा, इफ देयर इज a relative motion between two objects in contact, the friction काइनेटिक। तो दो तरह की बातें हैं, स्टैटिक जब रिलेटिव मोशन टेंडेंसी है बट रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, और दूसरा क्या है, रिलेटिव मोशन एक्चुअली होने लगा, तो फिर वो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन।
यार अभी हम लोगों को इजीली समझने के लिए हम सिंगल बॉडी को जमीन पे रखते हैं। कहाँ चला गया भाई अमित शाह को फोन? भाई पढ़ाई से ज्यादा जरूरी केवल अमित शाह हो सकता है, और कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी फोन भी नहीं करेगा। एक बॉडी को हम खींचने का प्रयास कर रहे हैं। मान लिया मैंने 5 न्यूटन लगाया और उसका एक्सेलेरेशन 0 है, तो इस समय मैं पूछूं कि अगर इसका एक्सेलेरेशन 0 है तो इस ब्लॉक को कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? कितना लग रहा है ये हम ऐसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कि कोई बॉडी रुकी है तो जितना आगे होगा उतना पीछे होगा। मैंने यार इस फोर्स को 10 न्यूटन कर दिया, बॉडी अब भी रुकी है, तो इसका मतलब अब कितना फ्रिक्शन लग रहा है? 10 लग रहा है। इसका मतलब यार ये फ्रिक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट अपने आप को बदल सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है और उसकी एडजस्टिंग की एक लिमिट होती है जिससे ज्यादा वो फ्रिक्शन नहीं लग सकता, है ना? तो ये उसी लिमिट का नाम है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, बल्कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स that can act on a surface is called limiting friction। तो जो मैं बात कर रहा हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम लोग एफएस मैक्स लिखते हैं। क्या पता चला? सब सही सलामत? कोई दिक्कत? किसका फोन था? ठीक, सब खबर खैरियत बता दिया करो यार क्लास से पहले। क्लास से पहले कह रहा हूं भाई। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है। जैसे मैं कह दूं किसी ब्लॉक पे मैं लगातार फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं, मैंने 10 किया, बॉडी रुकी रही, तो फ्रिक्शन इस समय कितना होगा? 10। 15 किया, बॉडी रुकी रही, तो अब कितना होगा? 15 होगा। ऐसे करते करते मैंने यार इसको 22 न्यूटन लगा दिया तो भी बॉडी रुकी रही, और जैसे ही मैंने 22.001 लगाया तो बॉडी चल दी। तो इसका मतलब इस बॉडी के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 22। इसी को हम क्या कहेंगे? एफएस मैक्स। तो यार स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है? बता सकते हैं? यार कम से कम तो ऐसा है कि मैं इसको फोर्स ही ना लगाऊं, नहीं, बिल्कुल। स्टैटिक फ्रिक्शन हैज लिमिट Fs lies between 0 to Fs max। यानी कम से कम कितना हो सकता है? 0, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? Fs max। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स उसी लिमिट का नाम है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? Fs max। इसके बीच में फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है ना? तो बात आती है कि इसकी लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है। जैसे मान लिया ये कोई बॉडी है 10 kg की, तो इसका एफएस मैक्स क्या होगा? तो एफएस मैक्स का एक फॉर्मूला है। एफएस मैक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि दो बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितना स्ट्रांग है। ये नॉर्मल एक्शन ज्यादा होगा तो इनकी कांटेक्ट, इनकी पकड़ ज्यादा अच्छी होगी तो उसको फिसलाना मुश्किल होगा।
यानी एफ एस मैक्स किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। और बिल्कुल एक और टर्म पे जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है। एन नॉर्मल एक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, तो ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऑब्वियसली यार म्यू एस किस पे डिपेंड करता होगा, म्यू एस किस पे डिपेंड करता होगा, हाँ ये सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करेगा। सरफेस किस मटेरियल का बना है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इस सरफेस में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल टच में है, यानी उसका एरिया, बड़ा एरिया तो म्यू ज्यादा, यानी यार सरफेस एरिया या कांटेक्ट एरिया जो टच में है उस पे भी डिपेंड करेगा, इतनी बातों पे। इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल हो गया, रफनेस हो गया, कांटेक्ट एरिया पे, इतनी सब बातों पे डिपेंड करता है। तो आमतौर पे ये हमें कोई निकाल के नहीं दिखाना पड़ता, ना हमें याद रखना पड़ता है, क्वेश्चन में अक्सर ये दिया जाता है और पूछा भी जाएगा तो सिंपल मैथमेटिक्स से निकाला जाएगा। उसके लिए हमें कोई टेबल याद रखने की जरूरत नहीं कि किस मटेरियल के लिए कितना है। दो बॉडीज अगर एक जैसे एरिया की हैं, जैसे मैं कहता हूं ये 10 किलोग्राम की है और उसी एरिया की 20 किलोग्राम की बॉडी ले ली जाए, तो किसको चलाना मुश्किल होगा, 20 किलोग्राम की। अगर एरिया एक जैसा है, मटेरियल एक जैसा है, तो म्यू भी सेम रहेगा। लेकिन क्या बढ़ गया जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ गया, नॉर्मल एक्शन बढ़ गया। नॉर्मल एक्शन बढ़ गया तो इसकी फ्रिक्शन की लिमिट बढ़ गई। यार फ्रिक्शन नहीं बढ़ गया, फ्रिक्शन की लिमिट बढ़ गई। यानी यार इसको 22 न्यूटन में खिसकाया जा सकता था, तो अब इसको 44 न्यूटन लग जाएगा चलाने के लिए। क्यों, क्योंकि यार इसके लिए फ्रिक्शन की लिमिट जो भी थी उस समय नॉर्मल एक्शन 100 न्यूटन था, अभी नॉर्मल एक्शन कितना हो गया 200, तो फ्रिक्शन की लिमिट भी डबल हो गई। जैसे जैसे यार ये नॉर्मल एक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन की लिमिट बढ़ेगी। अब म्यू तो ऐसा है कि एक बार तय हो गया एक एरिया, एक मटेरियल, एक सरफेस के लिए, तो वो म्यू वही माना जाएगा, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। बात क्लियर है। तो अगली चीज है काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हमने यार काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब समझा है, अभी हम काइनेटिक फ्रिक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने वाले हैं। जैसे मैंने एफ एस मैक्स का फॉर्मूला बनाया है, उसी तरह से हम किसकी बात करेंगे, एफ के की। एफ के का फॉर्मूला भी क्या होता है, म्यू के इंटू एन सिंपली। यानी यार जब बॉडी चल पड़ती है, मान लिया मैंने कहा यार इस ब्लॉक को हमने चलाने की कोशिश करी और मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 22 तक जब हम लगा रहे थे तो बॉडी नहीं चल रही थी, 30 लगा दिया तो अब चली पड़ेगी, और जब चल पड़ेगी इसके अंदर वेलोसिटी डेवलप होने लगेगी, तब जो फ्रिक्शन लगेगा तो वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बात आती है यार काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो जैसे यार स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, बदल सकता है, क्या काइनेटिक भी अपने आप को बदल सकता है, नहीं। एक बार बॉडी चली नहीं है तब तक तुम कम लगाओगे फ्रिक्शन कम लगेगा, ज्यादा लगाओगे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, लेकिन जब चल पड़ती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जितना होता है वो हमेशा एक जैसा लगता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो एक फिक्स वैल्यू का होता है। कितना होता है, म्यू के इंटू एन। तो क्या यहां म्यू एस इंटू एन था और यहां क्या है, म्यू के इंटू एन, क्या दोनों सेम चीजें हैं, तो ऐसा नहीं यार, म्यू एस और म्यू के इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है, नो डाउट, लेकिन म्यू के की वैल्यू म्यू एस से हल्का सा, हाँ म्यू के हैज वैल्यू स्लाइटली लेस देन म्यू एस। यानी जब बॉडी चल पड़ती है तो फ्रिक्शन हल्का सा कम हो जाता है, और उसका लॉजिक क्या है कि यार इसकी जो रफनेस है ना, इतने सारे मॉलिक्यूल, इतने सारे पार्टिकल कांटेक्ट में है, वो जब चल पड़ती है तो उनके डैमेज की वजह से थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाती है, और जो डैमेज गिरता है वो पाउडरिंग का काम करने लगता है, तो कहीं ना कहीं फिर उसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी एक बॉडी जब तक नहीं चलती तब तक उसके अंदर अपोजिंग क्षमता ज्यादा होती है, और जब चल पड़ती है तो थोड़ा सा कम हो जाती है। मतलब एक जिद्दी किस्म का फोर्स है जो तय करके आया है कि बॉडी को नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। तो जब नहीं चलने वाली बात होती है तब एक लिमिट से ज्यादा लग जाता है। जैसे मैंने कहा यार 22 न्यूटन तक ये बॉडी नहीं चली, नहीं, एक बार चल पड़ी तो फिर इसका अपोजिंग फोर्स 22 नहीं रहता, बल्कि 22 से थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब एक जिद्दी किस्म का फोर्स है
जब वो हार जाता है तो सोचता है अब क्या करना है, ज्यादा लग के थोड़ा आराम ही कर लें, इस तरह का है मतलब फ्रिक्शन फोर्स। इसको दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला हुआ है। ये उनके पूजा करने वाले रास्ते के बीच में आ जाता था, राक्षस था एक। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम्हारा काम ही रास्ता रोकना है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करोगे। तो उसने कहा रहम करिए, इतना तो नहीं होता था, निगोशिएशन होता था पहले, बड़ा श्राप, फिर वो कहते देखो मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता मगर थोड़ा कम जरूर कर सकता हूं। उसने कहा कैसे? उसने कहा देखो यार तुम हमेशा अपनी पूरी ताकत से लगो ऐसा जरूरी नहीं है, तुम एडजस्ट के हिसाब से लगा सकते हो, जितना जरूरत उतना लगना। उसने कहा और ये कि जब बॉडी चल पड़ेगी तो तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। तो इस तरह का फ्रिक्शन फोर्स है। थोड़ा निगोशिएशन होता है ना, जब श्राप लंबा होता है गुस्से में ज्यादा दे जाते हैं। और कौन देता है श्राप, कौन देता है? दुर्वासा ऋषि। तो फेमस है यार श्राप देने, नहीं पता तुम लोगों को? क्या यार मतलब, क्या तुम, अच्छा तुम्हें मिले नहीं लगता दुर्वासा ऋषि? तो हम लोगों को मिले हैं क्या यार? तुम हम लोग शापित लोग लग रहे हैं क्या? दुर्वासा ऋषि का श्राप बहुत लोगों को मिल चुका है और हर युग में पैदा होते थे, सबसे बड़ी बात। हाँ भाई, एफ एस मैक्स एफ के। तो इसको और समझने के लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं फ्रिक्शन वर्सेस एजेंट फोर्स। ऐसा कोई ब्लॉक रखा है जमीन पे, उसमें एजेंट फोर्स जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। सोचा यार इसकी मैक्सिमम लिमिट 22 न्यूटन है, ठीक है, और इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू लगभग उससे थोड़ा कम है, 20 न्यूटन है, ठीक है। तो बताओ जब मैं इस बॉडी पर 5 न्यूटन लगाऊंगा तो 5 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन कितना होगा? 5 न्यूटन। 10 लगाऊंगा तो 10 न्यूटन। 20 लगाऊंगा तो 22 लगाऊंगा तो 22। यानी ये ग्राफ एकदम बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे एकदम ऐसे बीचों बीच बनेगा। जितना एजेंट फोर्स उतना फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बॉडी अभी चल नहीं रही है। यानी ये पूरा डिस्कशन यहां तक का, अगर मैंने यार एग्जांपल लिखा है एजेंट फोर्स 22 न्यूटन, तो यार उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? 22 न्यूटन। तो यार जितना एजेंट फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है ना। एग्जांपल पे मैंने 22 न्यूटन लिखा है तो 22 लिख देते हैं, ठीक है। इस समय एजेंट का फोर्स एफ भी क्या होगा? 22 न्यूटन। यानी खींचने वाला फोर्स एफ 22 न्यूटन है और रोकने वाला फ्रिक्शन अपनी पूरी दम से लग रहा है और वो भी कितना है? 22 न्यूटन। मुझे बताओ जैसी मैं 23 न्यूटन करूंगा तो अब फ्रिक्शन कितना लगेगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, बल्कि कम यहीं से हो जाएगा इसके तुरंत बाद। और अब चाहे जितना फोर्स लगा दो फ्रिक्शन उससे ज्यादा कम नहीं होगा। यानी यार अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? एफ के। यार ये पूरा ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है? काइनेटिक को। और ये पूरा ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है? स्टैटिक को। क्या काइनेटिक फिक्स वैल्यू का है और स्टैटिक जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे अपनी वैल्यू को अपडेट करता रहता है? क्या ये ग्राफ का नेचर हमें उन दोनों बातों को समझा रहा है? लाइट आया कर तो इसको ऑन कर दिया करें, नहीं तो फिर वो
हाँ भाई, तो मैं मान लूं कि ये बात समझ में आ गई है। कितना भी बात समझ में आ जाए, असली बात यह है कि जब क्वेश्चन सामने आता है तब कितना याद रहता है। तो मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच का म्यू एस दे रखा है, म्यू के दे रखा है, ठीक है। 10 किलोग्राम की बॉडी है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम एजेंट फोर्स रिक्वायर्ड। ये एजेंट फोर्स आगे लगा है, रिक्वायर्ड जस्ट टू स्टार्ट मोशन। मोशन स्टार्ट करने के लिए एजेंट को कम से कम कितना फोर्स लगाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, इफ बॉडी स्टार्ट मूविंग with above force, find its acceleration। इन दो लाइनों का क्या मतलब है, क्वेश्चन का क्या मतलब है। पहला क्वेश्चन है यार कि कम से कम कितना फोर्स लगाएं जिससे जब बॉडी चल पड़े। तो अगर क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, बॉडी जस्ट चल पड़े उसका आंसर, या चलते चलते रह जाए उसका आंसर, दोनों का सेम ही होता है ना। क्योंकि अब जिस फोर्स पे ये चलना स्टार्ट करेगी उसके हल्की सी ज्यादा वैल्यू पे चल पड़ेगी और उससे हल्के से कम पे नहीं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि 22 न्यूटन पे बॉडी जस्ट चलना स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब 29.999 में 21.99 में नहीं चलेगी, तो भी उसका आंसर 22 ही लिखेंगे। और 22.0001 पे चल पड़ती है तो भी उसका आंसर 22 ही लिखेंगे। तो चलने के लिए भी 22 और ना चलने के लिए भी 22 लिखा जाता है फिजिक्स में। होता तो उससे कम है बट हम उसको राउंड ऑफ करके 22 ही लिखेंगे। तो कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे कम से कम कितना फोर्स चाहिए जिससे बॉडी चल पड़े या बॉडी चलते चलते रह जाए, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। क्या पूछा जाए, मैक्सिमम फोर्स नॉट टू स्टार्ट मोशन, नॉट टू स्टार्ट मूविंग। यानी यार हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकते हैं जिससे वो चलते चलते रह जाए। दोनों एक ही बातें हैं है ना। एक मैक्सिमम लिमिट होगी जिसके बाद चल पड़ेगी, तो वो लिमिट बताओ, वो भी वही क्वेश्चन है। और एक मिनिमम लिमिट होगी जिसके बाद वो चलना स्टार्ट करेगी, उसका भी वही आंसर है। वो आंसर फिलहाल क्या है, नहीं। क्या वो लिमिट हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन से तय करते हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस है 0.22। कोई मुझे बताएगा यार इस ब्लॉक पे नॉर्मल एक्शन इस वक्त कितना है। हाँ, नॉर्मल एक्शन 10G होगा। यार हर एम मास की चीज में mg का फोर्स लगता है, तो नॉर्मल एक्शन कितना होगा 10G। अच्छा 10G बोले तो 100 ना, G10 होता है, तो ये कितना आ गया यार ये एग्जाम्पल वही है एक्चुअली, ज्यादा डेटा क्यों बताएं, उतने में काम चला लूं। 22 न्यूटन। यानी यार इस बॉडी को लिए कोई मिनिमम फोर्स पूछे तो उसका आंसर भी तुम क्या लिखोगे 22 न्यूटन, और मैक्सिमम फोर्स ना चलने के लिए भी 22 न्यूटन है। क्या बताओ 21.99 पे ये नहीं चलेगी ना, तो 21.99 उसकी मैक्सिमम लिमिट है। 20 पे नहीं चलेगी, 15 पे नहीं चलेगी, और 21.99 उसकी मैक्सिमम लिमिट है जिस पर वो नहीं चलेगी। और चलने की लिमिट क्या है, तुम कहोगे 22.001 पे चलेगी, 23 पे चलेगी, 25 पे चलेगी, 50 पे, फिर तो चलना ही चलना है। तो उस चलने की लिमिट की सबसे कम वैल्यू क्या है, वो भी 22 न्यूटन है। चलने की सबसे छोटी लिमिट 22 है और ना चलने की सबसे बड़ी लिमिट
22 है। क्या समझ गया यार? लिमिटिंग फ्रिक्शन का यही मतलब है, पहली बात। दूसरी बात कही कि अगर उसी फोर्स पे बॉडी चल पड़े, किस पे? 22 पे। यार 22 की हल्का सा ज्यादा पे चल पड़ती है, सोचो इसको हवा का हल्का सा फेवर मिल गया तो चल पड़ी, तो पूछा उसका एक्सेलेरेशन बताओ, सेकंड क्वेश्चन का मतलब। तो पहले का आंसर आ गया यार, चल पड़ी तो उसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा? तो यार जब चल पड़ेगी ये बॉडी, तो यार एजेंट कितना लगा रहा है? मैंने कहा एजेंट वही लगा रहा है जितना पिछले वाले पे पूछा गया है। कितना लगा रहा है? 22। यही तो कहा गया क्वेश्चन में, इफ बॉडी स्टार्ट मूविंग विद अबव फोर्स, अबव फोर्स मतलब 22 न्यूटन। तो यार आगे तो 22 लग रहा है, लेकिन जब बॉडी चल पड़ी है यानी इसके अंदर मोशन आ गया है, तो पीछे क्या लगेगा? एफ के लगेगा। क्या लगेगा? एफ के। और एफ के तो इससे कम हो जाता है। तो जिस फोर्स पे बॉडी चल नहीं रही थी उस फोर्स पे ना सिर्फ बॉडी चलेगी बल्कि उसके अंदर एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। एफ के कितना होता है भाई लोग? एफ के होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के है 0.2, एन है 10 जी, तो ये आएगा 20 न्यूटन। कितना आ गया? 20 न्यूटन। तो बता रहा 22 आगे है 20 पीछे है, तो हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दें। क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ? एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट कैसे निकालते हैं? सारे फोर्स का नेट, ज्यादा वाला माइनस कम वाला, ये नेट हो गया, और वो हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक आंसर कितना आ गया? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे पेश किया गया है ये बात समझ में आना चाहिए। ये पिछली जो बातें अब तक बताई गई हैं उसी पे बेस्ड है, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो यार सिमिलर लैंग्वेज में फिर से दे रहा हूं, देखिए कितने लोग उस लैंग्वेज पे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। थोड़ा अलग हो गई यार लैंग्वेज, कोई नहीं, करो, ये भी करने के लिए है। रिमोट हाँ भाई, क्वेश्चन समझ आया? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है सरफेस हैविंग काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अच्छा ये लिखना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लिखें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल टू 0.4 एंड स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5, ये दिया है। क्या है भाई? कितना? 2.5। काफी मेहनत कर रहे हैं लोग। आया कुछ कि नहीं आया?
2 किलोग्राम की बॉडी है और इसका म्यूएस दिया है 0.5, म्यू के दिया है 0.4। तो जनता इसका एफएस मैक्स आराम से तय कर सकती है, म्यूएस इंटू एन। नॉर्मल एक्शन कितना होगा भाई? 2g, 2g बोले तो 20, तो ये आ गया 10 न्यूटन। और एफ के क्या आएगा? कितना आ रहा है ये? 8 न्यूटन। तो यार इसमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट 10 न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिट कितनी है? 8 न्यूटन। और किसी ने इस पे कितना फोर्स लगाया है? यार किसी एजेंट ने 2.4 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो बता यार फ्रिक्शन ये बॉडी चलेगी कि नहीं पहले तो बताओ। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? ये तुम ऐसे ही कर सकते थे, इसके लिए हमें कोई सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं थी। बस जैसे तुम्हें ये पता चला यार 10 न्यूटन से तो पहले चल ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब 2.5 में इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। और एक्सेलेरेशन जब 0 होता है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम क्या कहते हैं? आगे वाला और पीछे वाला सेम होगा। हम बिना फ्रिक्शन की बातें जाने, जैसे हम कहते हैं एक्सेलेरेशन 0 होगा तो कह सकते हैं पीछे वाला फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना आगे वाला। तो ये फ्रिक्शन बताओ स्टैटिक होगा या काइनेटिक? ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है। तो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक की लिमिट है या स्टैटिक की लिमिट के अंदर है? लिमिट के अंदर है। क्यों? क्योंकि लिमिट तो उसकी 10 न्यूटन की है। अगर ये 8 न्यूटन हो जाता, 6 न्यूटन हो जाता तो फ्रिक्शन कितना लगता? 6। 8 हो जाता तो कितना लगता? 8। 9 हो जाता तो कितना लगता? 9। जब तक 10 नहीं होगा तब तक बॉडी चलेगी नहीं, चल पड़ती तब क्या लगता? तो इसका मतलब ये वैल्यू बस चेक करने के लिए है, इसकी जरूरत क्वेश्चन में नहीं पड़ने वाली है। तब 8 लगता, चल पड़ता तो क्या लगता? 8 लगता, क्योंकि उसकी काइनेटिक लिमिट क्या है? 8 न्यूटन। क्या लैंग्वेज का मतलब समझ गए हैं लोग? एक और लैंग्वेज देखें जरा। देखो क्वेश्चन हम लोग कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, लैंग्वेज सामने आती तब समझ में आता है कि इन बातों का एक्चुअली मतलब क्या था। सेम ही एग्जांपल आ रहा। हाँ भाई ये लैंग्वेज पढ़े जरा और आंसर निकाल के दे। म्यू एस दिया है, म्यू के दिया है। नहीं मिला। चेयर में रखा है इसको। 0.2 है, 0.2, 0.2 वो है, 0.21 ये है। हो गया। बहुत बढ़िया, गलत है। ठीक, क्या लगाया भाई? एफ बराबर एम ए लगाया है कि एफ नेट बराबर एम ए लगाना होता है? क्या होता है? 0.1 आ रहा है मेरे ख्याल से। देखें जरा कहाँ गया है, मन में। अरे जरा सा लिखना है, उसको मन में क्यों करोगे? 30 किलोग्राम की बॉडी है, म्यू एस दिया है, म्यू के दिया है। तो हम जरा चेक कर लेते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा कितने तक रोक सकता है, फ्रिक्शन की लिमिट क्या है। नॉर्मल कितना होगा? 30G। तो यार ये 63 न्यूटन आ रहा है और एफ के कितना आ रहा है? ये 60 न्यूटन आ रहा है।
क्वेश्चन में कहा गया है आदमी कोई एजेंट इतना फोर्स लगाता है जिससे बॉडी चल पड़े। तो बताओ एजेंट ने कितना फोर्स लगाया होगा यार। इससे कम में तो बॉडी चलेगी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम दम है 63। तो इसका मतलब एजेंट कितना फोर्स लगाएगा 63, क्योंकि यही उसकी मैक्सिमम दम है। अब कहा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी स्टार्ट मूविंग, यानी कुदरत का कुछ करिश्मा हुआ, हवा का झोंका आया और बॉडी चल पड़ी, तो उसी फोर्स पे हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो बता यार, अगर ये बॉडी चल पड़ी है तो आगे वाला तो अपना उतना ही लगा हुआ है, लेकिन क्या फ्रिक्शन तुरंत से आराम करने लग जाएगा। एज पर द दुर्वासा ऋषि शाप, जैसे ही बॉडी चल पड़ती है तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम लगता है। कितना लगेगा अब एफ के लगेगा, चल पड़ी है ना यार, तो एफ के कितना लगेगा 60। पहले क्या लग रहा था एफ एस मैक्स लग रहा था, अब क्या लग रहा है एफ के लग रहा है। तो बता 60 और 63 में कौन जीता, एजेंट जीत गया, और एजेंट जीत गया तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा 63 माइनस 60 इक्वल टू एम इंटू ए। न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दो, m कितना है 30 इंटू ए, तो 3 बराबर 30 है, तो ए बराबर 3/30, यानी कितना, कितने लोगों ने कर लिया यार, क्या बढ़िया था। अरे यही तो बातें बार बार हो ही रही हैं, एक और करेंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम लोग समझ गए। अगले क्वेश्चन में यार मास ना देके वेट दिया गया है। चलो यार एक ये वाला भी है, देखिए कितने लोग समझ पा रहे। कॉन्सेप्ट वही है, बस तरह तरह की लैंग्वेज से चीजों को पेश किया जा रहा है। लैंग्वेज क्या करोगे नोट करके यार, ऐसी लैंग्वेज मिलेगी ना यार, शीट में मिलेगी, तो शीट है नहीं आज, शीट अगली क्लास में मिलेगी, अभी है नहीं। लॉज ऑफ मोशन है क्या यार, देख लो भाई, मेरे बैग में तो नहीं है। ये चलेगा यार, थोड़ा गंदा हो गया इसमें, दो लोग साथ में रहते हो, देखो और रखा है क्या। हाँ भाई कितने लोगों ने कर लिया यार, लैंग्वेज को डिकोड कर लिया है। रफली इतना ही आ रहा है, हाँ 375 आ रहा है, इसलिए इतना कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यार 75 जब तक नहीं लगाओगे तब तक बॉडी चलेगी नहीं, और अगर उसको चलाते रहना है तो कितना लगाना पड़ेगा 60 न्यूटन। आफ्टर इट इज इन मोशन हॉरिजॉन्टल फोर्स 60 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक मूविंग। इसका मतलब यार 75 उसका क्या दिया है एफ एस मैक्स, और 60 क्या है एफ के मैक्स नहीं होता एफ के होता है ना। कैसे पता है, किसी चीज को यूनिफॉर्म मोशन में चलाने के लिए तुम उतना ही फोर्स आगे देते हो जितना पीछे, तो इसका मतलब 60 उसका एफ के है और 75 उसका क्या है एफ एस मैक्स। क्वेश्चन में म्यू एस पूछा है, क्या पूछा है म्यू एस, तो तुम्हें जरूरत किसकी होगी एफ एस मैक्स की। भाई म्यू एस एफ एस मैक्स के फॉर्मूले में आता है म्यू एस इंटू एन। एफ एस मैक्स हमें लैंग्वेज से पता चल रहा है कितना है 75, म्यू एस हमें निकालना है, और नॉर्मल एक्शन कितना होगा 20 किलोग्राम की बॉडी में 20 जी, तो म्यू एस का आंसर आ गया यार 75/200। इसको यार सॉल्व करना है, 3/8 आएगा, 24
ये आ रहा है 0.375, तो उसके करीब यही आंसर है ए। क्या जनता समझ पा रही है? लैंग्वेज का मतलब समझ पा रही है? तो एक और क्वेश्चन, पहली बार यार क्वेश्चन में मास ना देके वेट दिया है, तो मैं पता होना चाहिए वेट मतलब होता है m इंटू जी, जो कितना दिया है 64 न्यूटन। ये m ना देके क्या दिया है, mg दिया है। बस इतनी मदद मैं कर देता हूं। आंसर g के टर्म में है तो तुम g के टर्म में ही कोशिश करो आंसर आए, g हटाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन होने का मतलब है पिछला सब कुछ क्लियर है। हाँ डायनेमिक मतलब काइनेटिक ही है। पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है यार, मल्टीप्लाई करना, जी को जी बना रहने दो, पूरा कैलकुलेशन आखिरी में करना एकदम। 0.4 भी मल्टीप्लाई मत करो, 0.5 भी मल्टीप्लाई मत करो, आखिरी में करना तो ठीक रहेगा, सॉल्विंग में बचत हो जाएगी। अब बहुत मेहनत कर रहा है यार, मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई आखिरी में कर देना यार, सब पहले लिखो तो आखिरी तक पहुंचो। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको इतना फोर्स लगाया जाता है जिससे ये बस चल दे, इसका मतलब क्या लगाया गया होगा, कितना एफएस मैक्स के बराबर फोर्स लगाया गया होगा। और एक बार चल पड़ी तो आगे तो वही फोर्स है जितना लगाया गया था, पीछे वाला बदल गया। पहली लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बाजार एजेंट ने कितना फोर्स लगाया है, जितना इसके फ्रिक्शन की लिमिट है। और फ्रिक्शन की लिमिट कैसे तय होती है, म्यू इंटू एन से। एन कितना होता है, इस तरह से रखा है तो mg के बराबर होगा इतना। क्या इस समय मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन भी इतना लगा होगा और एजेंट ने भी इतना ही फोर्स लगाया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पहली लाइन का ये मतलब है कि अ बॉडी ऑफ 64 इज पुश्ड विद जस्ट, पुश्ड का मतलब है धक्का देने वाला, कोई बात नहीं, धक्का दोगे तो भी तो राइट ही दोगे ना यार। तो बॉडी इज पुश्ड विद जस्ट सफिशिएंट फोर्स इज स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इसको बस चलाने भर वाला फोर्स दिया है, तो चलाने भर वाला मतलब क्या, फ्रिक्शन की लिमिट अगर ये है तो एजेंट ने जो फोर्स F लगाया होगा वो भी इसके बराबर लगाया होगा। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। फिर कहा गया है अगर सेम फोर्स लगाता रहे, सेम फोर्स लगता रहे तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा,
म्यू एस म्यू के दिया है। बता यार सेम फोर्स लगता रहे, यानी फोर्स वही है जितना पहले था, लेकिन अब क्या बता यार स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या? जब बॉडी चल पड़ी तो क्या लगेगा? एफ के, और एफ के क्या होता है? म्यू के इंटू एन, यानी 0.4 इंटू 64। तो अब लग रहा है 0.4 इंटू 64। ये बता यार इतना पीछे लग रहा है, और एजेंट वाला फोर्स किसके बराबर था? इसके बराबर था। तो कौन जीतेगा? ये वाला जीत जाएगा। तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू क्या? 0.6 इंटू 64 माइनस 0.4 इंटू 64 इक्वल टू एम इंटू ए। क्या यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि नहीं है? अच्छा एम की जगह क्या लिख दे? एम को मैं लिख रहा हूं 64/g, क्योंकि आंसर जी के टर्म में नजर आ रहा है। यार एम को अगर तुम 64/g लिखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा बहुत सारा कैलकुलेशन बचने वाला है। क्या बचने वाला है? जिन लोगों ने मल्टीप्लाई करके मेहनत करी उनको समझ आ रहा होगा पूरा 64 कटने वाला है। ये 64, ये 64, पूरी इक्वेशन मैंने 64 डिवाइड कर दिया। 0.6 में से 0.4 गया कितना? 0.2। तो a बराबर कितना आ गया? 0.2g। कैलकुलेशन यार तुरंत तुरंत मत निपटाओ, ऐसी आदत ना डालो, कई बार उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बात समझ में आ गई है? क्या अभी समझ आ गया यार म्यू एस और म्यू के को लेके कैसी कैसी लैंग्वेज आ सकती है? ये सारी लैंग्वेज जितनी संभव थी मैंने खत्म कर ली है। तो अब मैं यार म्यू एस और म्यू के में अंतर करना बंद करता हूं। आमतौर पे क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के में अंतर ना करके केवल एक म्यू दे दिया जाता है। जब जरूरत पड़े तो एफ एस मैक्स के लिए भी यही यूज कर लो, और जब जरूरत पड़े तो एफ के लिए भी यही यूज कर लो। यही फैशन चल रहा है। हाँ क्वेश्चन ही उस पे होगा तो ऐसे पूछा जाएगा, वरना अपने मन से एक म्यू क्वेश्चन में दिया हो तो एफ एस मैक्स में भी यही यूज करते हैं और एफ के में भी यही यूज करते हैं। मैंने कहा यार ये 10 किलोग्राम की बॉडी है और म्यू 0.2 है, यहां 15 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, तो बता यार इसको कितना फ्रिक्शन लगेगा? कैसे पता? क्योंकि यार फ्रिक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं। कितना है? 0.2 इंटू 10g, 20 न्यूटन आ रही है लिमिट, और अभी वो लिमिट के अंदर है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 15। ओरिजिनल क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस है। यहाँ एक दीवार है और इससे मैंने एक धागा बांध रखा है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड एफ एस एंड टी। एफ एंड टी हमें नहीं पता वो एफ एस है कि क्या है। फ्रिक्शन बताना है और टेंशन बताना है। फाइंड फ्रिक्शन एंड टेंशन। धागे में टेंशन कितना होगा और फ्रिक्शन कितना होगा, ये दोनों चीजें बताना है। बोलो एफ कितना, टी कितना? बिल्कुल सही है यार। आगे 15 न्यूटन का फोर्स। ये बता धागे का टेंशन क्यों आता था? जब दो कनेक्टेड बॉडीज में कोई एक जल्दी में हो, तो ये कैसे पता चले कौन जल्दी में है? धागा हटा के सोचो, धागा हटा के सोचोगे तुम्हें पता चलेगा कि 15 न्यूटन फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। तो जब तक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करेगा तब तक इसके चलने के हालात क्रिएट नहीं होंगे, तब तक स्ट्रिंग को टेंशन लेने की जरूरत। यार ये स्ट्रिंग और फ्रिक्शन दोनों भाई बहन है, और फ्रिक्शन तब तक स्ट्रिंग बहन में टेंशन नहीं आने देता जब तक उसकी लिमिट बनी हुई है। फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? 20 न्यूटन, और खींचने वाला कितना लगा रहा है? 15 न्यूटन। तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा स्ट्रिंग को? स्ट्रिंग बहन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर अभी बहुत ताकत है, 20 न्यूटन की ताकत है। तो मुझे बताओ अगर ये आगे लगने वाला फोर्स 18 न्यूटन हो जाए तो फ्रिक्शन कितना, टेंशन कितना? आगे वाला फोर्स 20 न्यूटन हो जाए तब फ्रिक्शन कितना? 20, टेंशन कितना?
लेकिन इस समय फ्रिक्शन की आवाज थोड़ा बदली बदली सी होगी क्योंकि पूरी ताकत से लगा होगा। तो बोल रहा होगा स्ट्रिंग बहन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं हूं 20 न्यूटन, बस ये लिमिट है यार। अच्छा बता यार, यहां अगर मैं 25 न्यूटन लगा दूं तब क्या होगा? यही सब ब्लॉक है, यही म्यू है, अगर मैं यहां 25 न्यूटन लगा दूं तब क्या? तब मेरा क्वेश्चन है वही, फ्रिक्शन और टेंशन कितना? अब क्या बता यार, दोनों को फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले हम चेक करेंगे धागा हटा के, तो फ्रिक्शन का रोल आएगा, कितना लगेगा? 20 न्यूटन। और अब सोचेंगे कि क्या ये 20 न्यूटन पे रुक सकती है? नहीं, तो धागा बंधा है तो धागा तो रोक के ही रहेगा, यानी एक्सेलरेशन तो अब भी 0 आने वाला है, तो बचा हुआ कौन संभालेगा? टेंशन। यानी अब स्ट्रिंग बहन को टेंशन लेने की जरूरत है, और वो टेंशन कितना आने वाला है? 5 न्यूटन। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट लॉ से हम कह सकते हैं आगे पीछे अभी भी बराबर होगा। क्या इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है? अगर इस धागे की मैक्सिमम लिमिट 10 न्यूटन होती, उसके बाद धागा टूट सकता था, तो बताया एजेंट ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकता था? 30 लगाएगा, 20 फ्रिक्शन संभालेगा, 10 धागे में आ जाएगा, और 30 से हल्का भी ज्यादा करेगा तो धागा टूट जाएगा। इस तरह की बातें करी जा सकती हैं। क्या कर लेंगे यार? चलो अभी हम धागा हटा देते हैं। 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, म्यू वही वाला है 0.2। ज्यादा डेटा पे क्या बात करें, बदल जाएगा डेटा तो नहीं कर पाओगे क्या? अभी ये मत करना कि सर म्यू तो हमेशा 0.2 होता है, आपने बताया है म्यू 0.2 है, और आगे मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है। बताओ क्या होगा? अब चलने लगेगा। कितने एक्सेलेरेशन से? बताओ इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना आएगा? फ्रिक्शन जितना लग सकता है, चाहे म्यू एस लाना हो चाहे म्यू के लाना हो, एफ एस लाना हो चाहे एफ के लाना हो, दोनों ही क्या आने वाला है? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकता है। तो बता यार, आगे 50 है, इसकी लिमिट 20 है, तो क्या होगा? है ना? तो बताओ फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा या स्टैटिक? काइनेटिक लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी चल देगी। और अब एक्सेलरेशन आएगा आगे, तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देते हैं। क्या? एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। 50 आगे 20 पीछे इक्वल टू क्या? एम इंटू ए। 30 इक्वल टू 10 ए, तो ए इक्वल टू कितना? क्या ये बात समझ में आ गई है? तो मैं इसमें थोड़ा चेंज फिर से कर रहा हूं, ये जितना नोट करते जाए और आगे वाला खुद से ट्राई करना है। 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, म्यू 0.2 का है, और एक पुली के सहारे मैंने यहाँ 5 किलोग्राम लटका रखा है। तो ये बताना यार, एक्सेलेरेशन, टेंशन, फ्रिक्शन। जितना इतना है ये एग्जांपल नोट करते जाएं तो तुम्हें स्टेप बाय सब याद आता जाएगा कैसे कैसे हम आगे गए थे। अब ये कनेक्टिंग ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया है। हम लोगों ने कनेक्टिंग ब्लॉक पहले से पढ़ रखा है, अब बस फ्रिक्शन नई चीज है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पे एप्लीकेशन पहले ही हो चुके हैं। या तो पूरी बात समझ में आ रही हो, नहीं तो हमने एक बात करी हमेशा कि हम एक एक ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हाँ, ये अगला वाला करना है।
टेंशन कितना है? देखो या तो फिर पूरे स्टेप एक बार में सोचें, नहीं तो फिर इफेक्ट स्टेप बना लें। हम लोग यार हमेशा एक एक ब्लॉक के बीडी बनाते थे। अगर इसमें एक्सेलेरेशन आने वाला है तो इसमें नीचे आएगा और इसमें आगे आएगा, ये तो पक्का है। तो एक इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम, एक इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, और दोनों के लिए जो भी लॉ लगा सकते हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लगाना है ना। ट्राई करें तो शायद कुछ और जवाब मिलेगा। स्टेप वाइज नहीं किया है, मैं सीधे कर दिया है, और सीधे करने में अक्सर गलती हो ही जाती है। मैं कह रहा हूँ इसकी एफबीडी इक्वेशन लिखो, इसकी एफबीडी इक्वेशन लिखो, फिर हम डायरेक्ट होने की भी कोशिश करेंगे। अभी डायरेक्ट मत हो, अभी डायरेक्ट करेंगे तो फिर गलत होने के चांस बन जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं यार दो ही चीजें हैं यार, फर्स्ट लॉ में आगे पीछे बराबर, सेकेंड लॉ में अनबैलेंस होता है तो एफ नेट बराबर एम ए लगाया जाता है। बस यही है, सब सारा सेंट्रल आइडिया यही है। या तो बराबर फोर्स है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो है तो बराबर फोर्स है। दूसरी बात, अगर अनबैलेंस फोर्स है तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम है। हर बार मैं यही कहता हूं, इतना सी बात आती है, एक एक ब्लॉक को लेके लगाओ तो आंसर अपने आप आ जाएगा। डायग्राम कहाँ है? तो यार हम लोग एक एक ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। बताओ यार इस 5 किलोग्राम के ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस हैं यार? ग्रेविटी का 5G नीचे और टेंशन ऊपर, ये हमारा कॉज डायग्राम है। और इफेक्ट क्या है? ए नीचे है। तो बता यार 5G ज्यादा होगा या टी ज्यादा होगा? 5G और टी में कौन ज्यादा होगा? भाई अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वाला, ये बैलेंस थोड़ी होंगे। क्या टी को हम 50 लिख सकते हैं? 50 तो हम तब लिख सकते थे जब एक्सेलरेशन 0 मानते। तो 0 क्यों माने? कोई वजह है क्या 0 मानने की? तो इक्वेशन क्या बनेगी? 5G माइनस टी इक्वल टू 5A। न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दिया यहां। अब मुझे बताओ ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं। इस 10 किलोग्राम के ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? बता यार। 10G नीचे है, जिसको किसने संभाल रखा है? नॉर्मल एक्शन ने। और धागे का टेंशन आगे है, और कोई फोर्स है क्या? बता यार, अगर ये रफ सरफेस है तो पीछे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और वो भी काइनेटिक लगेगा। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बॉडी आगे एक्सीलरेट कर रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी यार? बताओ टी और एफ के में कौन ज्यादा होगा? भले यार हम लोगों को टी पता नहीं है, लेकिन अगर एक्सेलेरेशन आ गए तो हम गारंटी से कह सकते हैं टी एफ के से ज्यादा होगा। तो इक्वेशन बनेगी टी माइनस एफ के दैट इज 20 बराबर क्या? 10A। क्या ये दो इक्वेशन हमने न्यूटन के सेकंड लॉ की लिखी, और अब दोनों को सीधे ऊपर नीचे लिख के ऐड कर दें तो ये 50 आएगा, एफ के 20 है बराबर कितना? 15A। 30 इक्वल टू 15A, तो ए इक्वल टू कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या बता रही है? रख देते हैं किसी एक इक्वेशन में तो टी आ जाएगा। न्यूटन देख ले आराम से और समझ ले। अब मैं इसको डायरेक्ट बताने जा रहा हूं, पहले इतना तो हजम कर लें जो मैंने स्टेप वाइज बताया है। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? बातें पहले स्टेप वाइज समझ में आना चाहिए, फिर हम लोग डायरेक्ट वाली बातें करेंगे। कुछ सही किया था, क्या किया था? हाँ नहीं ऐड किया बस, अगर उसको इक्वेशन बना के डाल हाँ तब सही आ जाता। अभी मुझे बताएं, इसको हम नए तरीके सोचते हैं।
क्या 5 किलोग्राम में 5G का ड्राइविंग फोर्स है नीचे? यार 5 किलोग्राम की ड्राइविंग लाइन ये है वर्टिकल में और 5G का ड्राइविंग फोर्स है। टेंशन यार इसको अपोज कर रहा है तो इसको फेवर कर रहा है, तो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन का कोई रोल ड्राइविंग में नहीं है, नहीं, एक को अपोज कर रहा है तो एक को फेवर कर रहा है। बता इसकी ड्राइविंग लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में टेंशन इंटरनल है और फ्रिक्शन पीछे है, तो मैं कहूं यार इसके मोशन की लाइन ये है, ये लाइन है मोशन की, तो इस लाइन में ड्राइविंग फोर्स 5G है और अपोजिंग फोर्स 20 है, तो बॉडी चलेगी कि नहीं? या ड्राइविंग फोर्स 5G है, अपोजिंग कितना है 20 है, तो बॉडी चलेगी तो है ही। रही बात टेंशन की, तो टेंशन एक को अपोज कर रहा है एक को फेवर कर रहा है, नहीं, तो यार 50 और 20 की लड़ाई में जीत होगी कि नहीं? किसकी? और कितने से जीत होगी? 30 से। तो यार 30 से जीत होगी तो चलना किसको किसको है? 10 और 5 को, तो एक्सीलरेशन आएगा 30/15। 2 आया है कि नहीं? ये तुम सीधे भी सोच सकते हो यार, 50 और 20 की लड़ाई में जीत होगी 30 से, तो 30 अपॉन टोटल मास कितना है 15, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा 2। अब तुम पेन चलाए बिना भी इस बात को समझ सकते हो। क्या पेन चलाए बिना समझ पा रहे हो? क्या समझे बताओ? ये जो आखिरी लाइन आई है इसका क्या मतलब है ये मैं समझा रहा था। 50 ड्राइविंग फोर्स इधर है, फ्रिक्शन इधर है, F के इधर है जो कि 20 है, तो 50 और 20 की लड़ाई में जीत कितने से होगी? 30 से, और उसकी वजह से दोनों मास को एक्सीलरेशन मिलने वाला है, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? रही बात टी लाने के लिए, तो तुम्हें कोई एक एफबीडी बनाना ही पड़ेगी। टी लाने के लिए हम डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। क्या बात समझ में आ गई है या कुछ और बोला जाए? तो थोड़ा थोड़ा करते करते हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, स्मॉल में लाते हुए लार्ज बना चुके हैं। हटा दे भाई। इसको और लार्ज बनाया जाए। जब भी कभी कोई कहता है जस्ट टू स्टार्ट मोशन, इसका मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन से चीजों को चलाना। जस्ट टू स्टार्ट मोशन मतलब कि बस चल दिया है लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। और ये रफ है यार, म्यू दिया है 0.2, ये रफ है। तो यार कितना मास लटकाएं जिससे बस ये चल दे। और जब जस्ट बोला जाता है इसका मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन से चलाना। जस्ट का मतलब होता है टू मूव विद जीरो एक्सेलरेशन। तो क्या बॉडी जीरो एक्सेलरेशन से भी चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, यूनिफॉर्म मोशन में। ऑप्शन दे दूं मैं? चार ऑप्शन, और कंफ्यूजन के लिए पांचवा नन ऑफ दीज। पता है कितना मास लटकाएं जिससे बस चलना स्टार्ट कर दे? तो आंसर है 2 kg। क्या अभी लोगों को जस्टिफाइड लग रहा है कि नहीं? जब ये 2 kg होगा तो इसमें 2g का फोर्स लगेगा और अपोजिंग फोर्स भी कितना है 20 का, तभी तो चलना स्टार्ट करेगा। नहीं समझ आया यार? वहां जीत हो रही थी क्योंकि 50 था, यहां जस्ट वाला मामला है तो कितना आएगा? अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आ रहा तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है
कि यार ये भी जीरो एक्सेलेरेशन से चलेगा तो ये भी जीरो एक्सेलेरेशन से चलेगा। और जब जीरो एक्सेलेरेशन होता है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है कि नहीं, ज्यादा सोचो ही मत। तो यहां क्या लगाओगे, यहां लगाओगे mg नीचे t ऊपर, तो mg बराबर क्या आ जाएगा t। और यहां क्या लगाओगे, t आगे 20 पीछे, तो t बराबर क्या आ जाएगा 20। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो एक तरफ t है एक तरफ t कदम, mg बराबर कितना आ गया 20, तो m बराबर कितना आ गया 2 kg, g से 0 चला गया। क्या बात समझ में आ रही है? देखो यार तुम लोग कई बार ना गलतियां इसलिए करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, दिमाग इतना सोचने के लिए बना ही नहीं है। उसके बाद हमें यूज करना होता है मैथ्स को। मैथ्स हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं यार बचपन में, लेकिन तुम लोगों ने किस लिए पढ़ी थी कि सर हम 10वीं के बाद मैथ्स छोड़ देंगे, बायो लेंगे, हमारा बायो फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ऐसे थोड़ी था यार, फेवरेट सब्जेक्ट है तो 10वीं तक की मैथ्स छोड़ दोगे। जिसको तुम पहले से पकड़ चुके हो उसको कैसे छोड़ सकते हो यार? सर हम छोड़ छोड़ के ही पढ़ते थे। तो अब तुम्हारी गलती है यार, उस समय कोई मिला नहीं तुम्हें बताने के लिए कि मैथ्स आगे फिजिक्स में काम आएगी, पढ़ लो बेटा, इसीलिए नहीं पढ़ रहे थे ना कि आगे तो बायो लेना है। अरे बायो लेना, उसके साथ गिफ्ट में फिजिक्स मिलेगी, ये किसी ने नहीं बताया है। बायो लेना हमारी चॉइस नहीं है, उसके साथ फिजिक्स मिलेगी और फिजिक्स के साथ मैथ मिलेगी। धोखा हो गया यार, फिजिक्स के बेस में मैथ्स निकल आया। क्या हो गया तुम्हारे साथ? हाँ हाँ ये बात है, कुछ लोग ऐसे ही गिफ्ट देते हैं जो पसंद में भी नहीं आते हैं और रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। हटा दे भाई। किसी ब्लॉक को अगर हमें दीवार के खिलाफ रोकना हो, ब्लॉक कोई दो यार, ये रिमोट दो जरा, हालांकि ये रिमोट में गिरने का रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, चलो ठीक। इसको मैं अगर बिल्कुल प्रेस ना करूं तो ये नीचे एक्सलेट करेगा, लेकिन अगर मैं इसको अंदर प्रेस कर दूं तो इसको रोका जा सकता है। तो मैं यहां पर एक ब्लॉक लेने वाला हूं, कितने किलोग्राम का, 10 किलोग्राम, वही मेरा फेवरेट है। म्यू कितना है 0.2, और मैंने यहां पर अंदर की तरफ प्रेस करने वाला फोर्स लगाया है 80 न्यूटन। ठीक है, फाइंड फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक एंड एक्सेलेरेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेम क्वेश्चन फिर से है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की सिचुएशन थोड़ा अलग है। 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, मगर मैंने इसको प्रेस करने वाला फोर्स लगाया है ज्यादा। इसको यार थोड़ा ज्यादा लगाते भाई, 200 न्यूटन लगा रहा हूं मैं, चलेगा 200 न्यूटन, और अभी मैं लगा रहा हूं 800 न्यूटन। 1 से स्टार्ट करें, 2 को बिल्कुल ना देखें, अभी 1 से शुरू करें। कुछ ना समझ में आए तो हमें क्या करना चाहिए छोड़ने के अलावा? अरे एफबीडी बनाना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या होगा। तो मैं यार ऐसे एफबीडी बनाता हूँ, बॉडी को एकदम डॉट बना के दिखा देता हूँ, बस फोर्सेस, कॉज डायग्राम में फोर्सेस दिखाए जाते हैं, इफेक्ट डायग्राम में क्या, एक्सेलेरेशन दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम फोर्सेस बना लेते हैं, क्योंकि एक्सेलेरेशन का ही तो क्वेश्चन है, हमें पता ही नहीं एक्सेलेरेशन आएगा कि नहीं आएगा। पहले
इसको सोचो यार, अभी दुनिया भुला दो, दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए इस क्वेश्चन के अलावा। क्या दिख रहा है? हाँ बताओ जरा, इस क्वेश्चन में 10 किलोग्राम के ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस हैं? वेरी गुड, 10G का फोर्स नीचे है। बिल्कुल, सरफेस ये है तो फ्रिक्शन जब भी लगेगा तो ऊपर लगेगा। हमें नहीं पता यार ये फ्रिक्शन स्टैटिक है काइनेटिक है, कैसे तय करेंगे फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो यार बताओ फ्रिक्शन की लिमिट क्या होती है? म्यू कितना है और एन कितना है? यार एन कैसे आएगा? क्या बताओ, किसी ने दीवार के खिलाफ इसको प्रेस किया है तो दीवार ने इस तरफ क्या दिया होगा? नॉर्मल एक्शन। क्या 200 न्यूटन अंदर की तरफ लगाया गया है तो क्या ये दीवार के अंदर थोड़ी एक्सलेट करेगा? तो दीवार उसको क्या करेगा? नॉर्मल एक्शन देके रोक लेगा। तो नॉर्मल एक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 200 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की लिमिट कितनी आ गई? 40 न्यूटन। फ्रिक्शन 40 न्यूटन तक लग सकता है। फ्रिक्शन 40 न्यूटन तक लग सकता है। तो कितना लगेगा? 40 से कम या पूरी ताकत से? बता। अच्छा नीचे कितना है? 10G, 100 है और फ्रिक्शन ज्यादा 40 लग सकता है, तो ये तो इनसफिशिएंट हो गया यार। तो पहली बात तो यार ये काइनेटिक लगेगा और पूरी दम से लगेगा 40 और रोक नहीं पाएगा। क्या 100 और 40 की लड़ाई में कौन जीतेगा? तो एक्सेलेरेशन कहां आएगा? नीचे। तो फ्रिक्शन का आंसर हो गया 40 न्यूटन और एक्सेलेरेशन का आंसर क्या आएगा? 100 माइनस 40 इक्वल टू m इंटू ए। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मतलब एकदम रॉकेट साइंस जैसा लग रहा हो कि इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? सब सिंपल है यार। चलो यार ये हो गया है, अब तुम इधर देखना शुरू कर सकते हो। अगले क्वेश्चन का जवाब तुम बताओगे। वही क्वेश्चन है यार, क्या क्या बताना है? फ्रिक्शन एंड एक्सेलेरेशन ऑन द ब्लॉक। देखो मैंने यार पिछले लिखे हुए का कैसे यूज किया है। हाँ सेम, सब कुछ सेम। अरे कुछ करके बताओ। कुछ करके बताओ यार, ऐसे बताते तो मुझे लगता है कि मजा नहीं आया, चाहे तुम सही क्यों ना बता रहे हो। थोड़ा मेहनत दिखना चाहिए। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, क्या मारा यार, जबरदस्त। हाँ भाई शेर मर गया। और बाकी लोग ठीक है, सबके पास मौका है, तुम भी सोचो। आंसर दिखाना होता है, बोलना नहीं। सब मन में है। मेरा क्वेश्चन था फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सेलेरेशन कितना आएगा, इन दो चीजों का। फ्रिक्शन कितना? और एक्सेलेरेशन 0। यही आंसर है, लॉक कर दिया जाए। हम इसकी अब बीडी बनाते हैं। ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। बोलो कुछ बोलो, क्या करूं मैं? 800 न्यूटन अंदर है तो उसको कौन रोक लेगा? नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल एक्शन होता है भाई, न्यूटन नहीं होता है। न्यूटन मर गए, चला गया, उसका नाम रह गया बस। 800 न्यूटन का फोर्स अंदर है, उसको नॉर्मल एक्शन ने रोक रखा है, तो नॉर्मल कितना आएगा? 800 न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि अंदर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। नीचे क्या लग रहा है? 10G। तो यार फ्रिक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो जरा चेक करते हैं फ्रिक्शन कितना दमदार है। एन कितना? 800। फ्रिक्शन यार 160 तक लग सकता है और अभी रोकने के लिए जरूरत कितनी है? 100 की। तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा या स्टैटिक लगेगा? स्टैटिक लगेगा। और मैं कहूंगा इसके अंदर एक्सेलेरेशन नहीं आएगा। भाई साहब पूरा 160 लगा दिए हैं और फ्रिक्शन को जिता दिए हैं। तुम भूल गए दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा था कि जबरदस्ती नहीं लगना है। अगर ऐसा होता कि फ्रिक्शन तुम्हें ऊपर चढ़ा लेता तो फिर ये फ्यूल की जरूरत क्यों पड़ती? चंद्रयान को दीवार पर टिकाते
ऐसे धक्का देते अंदर, फ्रिक्शन ऊपर लगने लगता, फिर हाथ हटा लेते, फ्रिक्शन खुद ही ले जाता उसको ऊपर। हाँ भाई, फ्रिक्शन चलाता है या वो रिलेटिव मोशन रोकने का प्रयास करता है? तो तुमने यार 160 निकाला और पूरा लगा दिया, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम दम है, तो क्या फ्रिक्शन पूरी दम दिखाता है? फ्रिक्शन यार जरूरत के हिसाब से दम दिखाता है। जरूरत कितने की है? 100 की, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 100, और एक्सेलरेशन 0 रहेगा। क्या जनता समझ पा रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? भूल गए क्या यार? एक 10 किलोग्राम के ब्लॉक में अगर इसकी लिमिट 20 न्यूटन होती थी, तो क्या ये 20 लगता था क्या? तुम आगे 5 लगा रहे हो, फ्रिक्शन 20 निकला है तो 20 लगेगा क्या? ये तो फ्रिक्शन की लिमिट होती है ना भाई। अगर ये 20 लगने लगता तो बहुत बढ़िया था यार, तुम 5 लगा के फिर चले जाते, फिर फ्रिक्शन अपना 20 लगा के चलाता रहता। ट्रेन सब ऐसी चलती, हम ट्रेन के सामने खड़े होते, ट्रेन को ऐसे धक्का देते यूं, तो फ्रिक्शन लगने लगता आगे, फिर एकदम हट जाते, ट्रेन खुद ही चल रही है फ्रिक्शन के दम पे। हाँ भाई, फ्रिक्शन चलाएगा क्या यार? फ्रिक्शन का काम चलाना नहीं है यार, फ्रिक्शन फिलहाल रिलेटिव मोशन कम करने का प्रयास कर रहा है। क्या जनता समझ पा रही है? फ्रिक्शन का आंसर कितना आएगा? 100 न्यूटन। ये अभी तक नहीं समझे यार फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की लिमिट में निकालता हूं हर बार लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ी लगता है भाई। और एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 0। मेरे ख्याल से अब मैं इस स्थिति में हूं कि तुमसे बात कर सकूं इस क्वेश्चन के बारे में। हर चीज का एक सही समय आता है, समय से पहले हीरो की मां नहीं बताती हीरो को कि उसके बाप को किसने मारा। तो अभी यार हम लोग इस समय पे आ गए हैं जब मैं बताऊं कि हीरो के बाप को किसने मारा। अगले क्वेश्चन के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया कम से कम कितने फोर्स से प्रेस करें जिससे बस गिरते गिरते रह जाए, गिरते गिरते रह जाए। देखो यार, एक बार मैंने 200 से प्रेस किया था तो गिरते गिरते गिर गया था, एक बार मैंने 800 से प्रेस किया था तो बड़े आराम से रुका रहा था। समझ गया यार? कम से कम कितना फोर्स लगाएं जिससे ये 10 किलोग्राम वाला गिरते गिरते रह जाए? गिरते गिरते रह जाए मतलब कितने एक्सेलेरेशन से? भाई रह गया मतलब 0 एक्सेलेरेशन है। तो पहले तो ये तय कर लेते हैं कि इसके इफेक्ट डायग्राम में तुम्हें एक्सेलेरेशन 0 दिखाना है। अब जस्ट गिरने के हालात हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन पूरी दम से लगा होगा। जब जस्ट वाले हालात होते हैं तो फ्रिक्शन हमेशा पूरी, यानी ऊपर एफ नहीं लगा होगा बल्कि एफ एस मैक्स लगा होगा, क्योंकि गिरने ही वाला है। जब गिरने ही वाला होता है तो फ्रिक्शन पूरी ताकत से लगता है कि नहीं? फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? म्यू इंटू एन। एन कितना होगा? एफ। अरे एन बराबर क्या आएगा? एफ। क्यों? क्योंकि इस लाइन में कोई एक्सेलेरेशन आने की संभावना नहीं है। अब बता, नीचे क्या लग रहा है? 10g, और ऊपर लग रहा है म्यू एफ। तो बस म्यू एफ बराबर क्या लिख दोगे? 10g। म्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? तो एफ आ जाएगा 100/0.2, मतलब कितना? 500 न्यूटन। क्या कहानी समझ में आ रही है यार? 500 लगाओगे तो फ्रिक्शन की लिमिट जस्ट 100 होगी, और पूरी ताकत से फ्रिक्शन लगा होगा और जस्ट उसको रोक ले जाएगा। 600 लगाते तो बड़े आराम से रुका है। जस्ट अ मिनट, अगर मैं धक्का देने वाला 500 की जगह 600 लगाता तो फ्रिक्शन पूरी दम से क्यों लगता? फ्रिक्शन आराम करता। तब फ्रिक्शन की लिमिट 120 न्यूटन आती, तो फ्रिक्शन आराम करता। और अगर 400 लगाते तो यार फ्रिक्शन पूरी ताकत लगा ले तब भी 80 हो पाता, तो वो उसको रोक नहीं पाता। तो 500 वो फोर्स है जिस पर जस्ट वाला मामला होगा। क्या जनता समझ पा रही है क्वेश्चन का मतलब? या कोई दिक्कत है? तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, मैं कुछ होमवर्क टिक करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 3
4 7 10th 12th 13 15 14 16 17 18 एक ही आज छोटा है, बाकी सब करके आना है। ठीक है यार, तो फर्स्ट सेक्शन के लगभग सारे क्वेश्चन करना है। अगले सेक्शन का क्वेश्चन अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में फ्रिक्शन एंड हो जाएगा।